नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है, क्यों हलचल हो रही है और इस हलचल में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बेहद अहम खबर के साथ, जिस खबर पर ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया भर की नजरें हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं खाने के तेल की। वैसे कच्चा तेल ने भी परेशान कर रखा है दुनिया भर में लोगों को, लेकिन उसके ऊपर तो हमने चर्चा की ही है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं खाने के तेल की, क्योंकि खाने के तेल की कीमतों को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग देश अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दाम बहुत तेजी से नीचे नहीं आ रहे हैं। इंडिया में भी बहुत ज्यादा प्रयास किए गए सरकार की तरफ से, कुछ इम्पैक्ट हुआ भी है, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्लोबल ऑयल संकट के पीछे की वजह क्या है, क्या इनसाइड स्टोरी है और ऐसे हालात क्यों हो गए कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश पाम तेल का इंडोनेशिया, वहां पर भी तेल का संकट आ गया। ऐसा क्या हो गया कि दुनिया को तेल खिलाने वाला देश खुद तेल के लिए मोहताज हो गया। आज इसी पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑयल मार्केट के सबसे बड़े जानकार, सबसे बड़े दिग्गज दोराब जी मिस्त्री लंदन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं और एडिबल ऑयल के इंसाइक्लोपीडिया हैं। मतलब ऑयल मार्केट में अगर कहीं पर कुछ हो रहा है तो उस पर सबसे बेहतर जानकारी के लिए दोराब जी मिस्त्री से के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। दोराब जी, आज सर हमारा मकसद ये है, चूंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद उनके किचन तक सस्ता तेल क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। और हमारी टीम ने जब रिसर्च किया तो रिसर्च में यह पाया गया कि इंडोनेशिया में भी हालात खराब है। इंडोनेशिया जो कि दुनिया को तेल का एक्सपोर्ट करता है, पाम का एक्सपोर्ट करता है, वहां पर हालात ये हो गए कि वहां पर प्राइस कैप लगाना पड़ा। दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगने लगी पाम तेल लेने के लिए, और हालात ये हो गए कि तेल ही गायब हो गई दुकानों से, स्टोर से तेल गायब हो गए। दाम वहां पर बढ़ गए 50% तक कुछ ही महीनों में। आप इस संकट के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं? नमस्कार मृत्युंजय। इंडोनेशिया की जो समस्या है खाद्य तेल की, वो उनकी खुद की एक इंटरनल समस्या है। इन लोगों ने इतने जबरदस्त एक्सपोर्ट ड्यूटियां लगाई, $500 की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। तो जब एक्सपोर्ट ड्यूटी उतनी बड़ी हो जाती है तो अपने आप तेल स्मगल होना शुरू हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जो तेल डोमेस्टिक मार्केट में जाना था वो छिप छिप के एक्सपोर्ट हो रहा है, और इसी के लिए इंडोनेशिया की लोकल मार्केट में एक तरह की शॉर्टेज आ गई है। ये शॉर्टेज ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। अब ये रमजान का महीना है, कंजम्पशन ज्यादा है और उसके लिए शॉर्टेज है। लेकिन वैसे देखो तो इंडोनेशिया का प्रोडक्शन पिछले साल से ज्यादा है, अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है और एक्सपोर्ट जितना करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपोर्ट ड्यूटी इन लोगों ने इतनी जबरदस्त लगाई है कि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो चुकी है, और ये डिस्टॉर्शन के लिए लोकल मार्केट में शॉर्टेज आ गई। इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। ये अपने आप मई महीने के अंत में, जबकि रमजान का महीना खत्म होगा, तब ये अपने आप ये शॉर्टेज निकल जाएगी। सर, जहां तक मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जब आपने कहा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी इंडोनेशिया ने बहुत ज्यादा लगा दी थी, तो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी तो इसके पीछे का मकसद ये था कि एक्सपोर्ट कम हो, डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़े। तो सप्लाई तो बढ़नी चाहिए थी, ऐसा क्यों हुआ? ये इनका थिंकिंग आप जैसा लॉजिकल थिंकिंग नहीं है मृत्युंजय। इनका थिंकिंग है कि हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाए और एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़े, और उस एक्सपोर्ट ड्यूटी से हम लोकल बायोडीजल बनाने वालों को सब्सिडाइज करें। अच्छा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग है, और हमेशा जब सरकार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग करती है तो उसका नतीजा उल्टा ही होता है। तो ये इंडोनेशिया में इन लोगों ने मेरे ख्याल से गलती की है, और हमारी भारत सरकार के जिसको प्रोटेस्ट करना था
कि भैया आप इतनी इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो, इससे हिंदुस्तान के कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार चुपचाप बैठी है, क्योंकि हम भी एक बात दोराब जी मिस्त्री, हाँ जी सर, ये आपने बड़ा बढ़िया बात कही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एक्सपोर्ट ड्यूटी इंडोनेशिया ने बढ़ाई और जो आपने वजह बताई कि क्यों बढ़ाया, ताकि सब्सिडाइज रेट में वो वहां पर दे पाए, दुनिया में दाम बढ़ जाए, लेकिन सर इंडोनेशिया का तेल फिर गया कहां? मतलब मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं खबर पढ़ रहा था कि वहां पर प्राइस कैप लगा दिया गया। प्राइस कैप लगाने के बाद हुआ ये कि सुपरमार्केट से तेल गायब हो गए, लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इंडोनेशिया में जो तेल का उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था, जो सप्लाई थी, वो गई कहां सर सप्लाई तेल की? आप कल्पना कीजिए कहां गई, वो एक्सपोर्ट हो गई। अब एक्सपोर्ट हो गई लोग नॉर्मल मीन से या छिपे रास्ते से। अच्छा, एक्सपोर्ट दो तरह से होती है। तो आप कल्पना लगाइए कि कैसे एक्सपोर्ट हो गई ये सब माल। ओहो, लेकिन आपने मैं अच्छा आपको आश्वासन देता हूं कि इंडोनेशिया में प्रोडक्शन अच्छा है, और ये सारी जो दिक्कतें हैं वो रमजान महीने के बाद अपने आप निकल जाएगी, और इंडोनेशिया की लोकल अवेलेबिलिटी भी अच्छी रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय दाम भी कम होंगे। मैंने फरवरी महीने में आपको कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दाम अब कम होने जाने वाले हैं, लेकिन उस बीच में ये यूक्रेन का मामला उभर पड़ा, और यूक्रेन के मामले से सनफ्लावर ऑयल की एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गई। यानी कि जो हर महीने 6 लाख टन सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन और रशिया से एक्सपोर्ट होता था, वो बिल्कुल बंद हो गया। मेरे ख्याल से 50,000 या लाख टन माल निकल रहा है रशिया से, यूक्रेन से तो बिल्कुल माल निकल नहीं रहा है। अच्छा, तो इसकी वजह से तेजी थोड़ी लंबी हो गई, नहीं तो आज तक भाव जरूर गिरने वाले थे, और मुझे यकीन है कि मई महीने के अंत तक वापस एक तरह की नरमी बाजार में आएगी। आप कह रहे हैं कि अब हालात वहां पर बेहतर होंगे और रमजान के बाद दाम धीरे धीरे और घटने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आता हूं, ये तो इंडोनेशिया की बात हो गई, इंडोनेशिया के संकट के बारे में हमने बात की, और इंडोनेशिया चूंकि और आप ये सोच रहे होंगे कि इंडोनेशिया की बात मैं क्यों कर रहा हूं। इंडोनेशिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, और भारत सबसे ज्यादा तेल का इंपोर्ट भी इंडोनेशिया से करता है। तो इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि पड़ोस में हो क्या रहा है। अगर पड़ोस में दाम बढ़ेंगे तो हम उससे नहीं बच सकते, क्योंकि हमारी खपत का ऑलमोस्ट हम 70% एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या हो रहा है। और आपके किचन में जब तेल महंगा होता है तो बहुत जरूरी नहीं है कि उसकी वजह डोमेस्टिक हो या घरेलू वजह हो, उसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो सकता है, इंडोनेशिया हो सकता है, या कोई और देश जैसे रूस और यूक्रेन बीच में हुआ था। अब मैं दोराब जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब तेलों के दाम कम होंगे और उसमें इंपोर्ट की भूमिका बड़ी होगी, हमारा जो इंपोर्ट है पाम तेल का वो सस्ता होगा सर, तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि दो चीज होनी चाहिए। पहली तो कि ये रमजान का महीना अंत आ जाएगा, मई महीने के अंत तक। दूसरा कि ये यूक्रेन रशिया का जो मामला चल रहा है उसमें कोई प्रकार की समझौता होने लायक है। शायद कहते हैं कि पुतिन साहब 9 मई को बड़ी परेड मॉस्को में करेंगे और वहां विक्ट्री अनाउंस करेंगे। अगर वो करते हैं तो हमारी सबकी खुशनसीबी है, क्योंकि उससे वो लड़ाई बंद हो जाएगी, और लड़ाई अगर बंद हुई तो माल निकलना शुरू हो जाएगा। तो गेहूं, कॉर्न, सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर ऑयल, सबकी एक्सपोर्ट चालू हो जाएगी, और जब ये चालू होगी तो आप देखिएगा भाव टूट जाएंगे। अच्छा, तो ये दो फैक्टर को हमको बहुत ही कंसंट्रेशन से स्टडी करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने सुना होगा सीएनबीसी, ब्लूमबर्ग, कई चैनलों पर कितने बुलिश फोरकास्टर थे क्रूड ऑयल के। कच्चे तेल का दाम बोलते थे $150 पर बैरल हो जाएगा। एक सज्जन ने तो बताया कि 150 से 250 के रेंज में बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। हाँ, और आप देखिए आज क्या हुआ, $300 के टारगेट भी आ गए थे सर। एग्जैक्टली तो ये खाद्य तेल में भी ऐसा ही होने वाला है। ये इतना बड़ा स्पेक्यूलेशन बाजार में चल रहा है, और ये सट्टे वाले इतनी जोर से काम लगा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कच्चे तेल में उनके हाथ साफ हो गए, और आप खाद्य तेल में भी देखिए यही नौबत चल रही है।
और हमें ये एक बड़ी कमनसीबी की बात है कि हमारी भारत सरकार जो दुनिया की सबसे बड़ी इंपोर्टर है वो गुपचुप बैठती है, कुछ एंगेज नहीं करती है। अगर भारत सरकार इंडोनेशिया की सरकार, मलेशिया की सरकार के साथ एंगेज करे तो ये लोग इतने इतने इन लोगों ने जो जितनी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है वो कभी नहीं बढ़ाते। लेकिन हमारी सरकार को नहीं, ठीक है। और ही कैलकुलेशंस है और सरकार एंगेज नहीं करती हमारे सप्लायर कंट्रीजों के साथ। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, कि एकदम सीधा सवाल, जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं, जो इंडियन कंज्यूमर हैं, वो जो सीधी बात जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या अगले 1 से 2 महीने में उनका कम से कम एडिबल ऑयल का बजट ठीक होने वाला है, क्या दाम कम होने वाले हैं क्या, पहला सवाल। और अगर हाँ तो कितनी कमी आ सकती है खाने के तेल की कीमतों में अगले 1 से 2 महीने में सर, आपके हिसाब से? अगले 1 से 2 महीने में अगर जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे बाजार चला और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में भी थोड़ी बहुत राहत आई तो कम से कम 10% भाव गिरने वाले हैं। अच्छा, 10% से 20% भी गिर सकते हैं क्योंकि भाव तो डबल हो गए थे। तो गिरावट आने वाली है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नया आया तो फिर हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हम न तो फोरकास्ट कर सकते हैं न तो एंटिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, वो तो अलग मसला है। यूक्रेन वाला मामला एक बिल्कुल पॉलिटिकल प्रॉब्लम अचानक से सामने आया। ठीक बात है। अब एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि इंडिया में इस वक्त सरसों की अराइवल हो रही है और कहा जा रहा है कि बड़ा रिकॉर्ड क्रॉप है, बहुत अच्छी क्रॉप है मस्टर्ड की, और मस्टर्ड के दाम भी कम होने शुरू हुए हैं। मस्टर्ड से कितनी राहत हमें मिल सकती है ओवरऑल ऑयल मार्केट में? मेरा मानना है कि जो राहत मिलने वाली थी वो मिल चुकी है। अच्छा, मस्टर्ड सबसे ज्यादा सस्ता तेल हो चुका था आज से दो हफ्ते पहले। अब स्टेबलाइज हो गया है और जो राहत मिलने वाली थी वो मिल चुकी है। अब इससे ज्यादा प्रेशर मस्टर्ड में नहीं आएगा क्योंकि फसल बड़ी थी। लेकिन जब सनफ्लावर ऑयल नहीं आ रहा है, जब पाम का दाम मस्टर्ड से ज्यादा है, जब सोया का दाम मस्टर्ड से ज्यादा है, तो मस्टर्ड की कंजम्पशन काफी बढ़ गई है और इससे जो राहत मिलने वाली थी वो मिल चुकी है। इससे मस्टर्ड के दाम बढ़ने वाले नहीं है लेकिन घटने वाले भी नहीं है। अच्छा, ठीक बात। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त देश में इंडिया में स्टॉक लिमिट की जो समय सीमा है वो दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। उसके अलावा अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है ये जांचने के लिए कि कहीं तय मात्रा से ज़्यादा स्टॉक तो नहीं किसी ने रखा है। अलग अलग जगहों पर सरकार चाहती है कि सप्लाई के फ्रंट से कोई दिक्कत ना आए। इसका कोई इम्पैक्ट सर प्राइस के ऊपर आप देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इम्पैक्ट क्योंकि जो सट्टा चल रहा है वो भारत में नहीं चल रहा है। हमारी मार्केट तो बहुत छोटी मार्केट है। जो बड़े पैमाने पे सट्टा चल रहा है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रहा है। अच्छा। और उसका नतीजा आपने कच्चे तेल में देखा, अब खाद्य तेल में भी देखोगे। तो हमारी तो मार्केट बहुत छोटी है, हमारी फ्यूचर्स मार्केट बहुत छोटी है और ये सब छापामारी वगैरह जो सरकार करती है वो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से सरकार को, हमारे व्यापारियों को, हमारे किसानों में फुल कॉन्फिडेंस रखना चाहिए क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस रखे और एंगेज करे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा बाजार को हो सकता है। बहुत शुक्रिया दोराब जी मिस्त्री आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में एडिबल ऑयल के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि इंडियन कंज्यूमर को कब तक खाने का तेल सस्ता मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज के बाजार में आपके लिए क्या कुछ नया है और कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के और साथ ही अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ क्योंकि ये तेजी बढ़ गई है सोने और चांदी की। तो बीरेन जी, पहला सवाल तो आपसे यही कि तेजी क्यों बढ़ी और क्या तेजी और बढ़ेगी? अब तो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों बढ़ी है। वैसे सर तो आपको जब समझ में नहीं आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैं बेसिकली 2% की मार्केट है। मैं बार बार बोल चुका हूँ इसको और पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि 51,200 और ऊपर में 52,300-400 के आसपास ये राउंड ट्रिपिंग इसमें हो रहा है। तो मैं नॉर्मली 4-5% से बियॉन्ड जो मूव है उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस रखता हूँ। हाँ, बट ये जॉबिंग के लिए अच्छी मार्केट है। जिनको शॉर्ट टर्म जॉबिंग करनी है वो कर सकते हैं। करंट लेवल पे
शॉर्ट किया जा सकता है इसका, और इसका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होना चाहिए, 52,800 850 का, और टारगेट भी छोटा रख सकते हैं 51,800 का। और इसी तरह अगर किसी का बाय साइड का बायस है तो 51,600 700 में बाय करके 51,300 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट 52,400 500 का रखे। चलिए मैं सर बीरेन जी, हाँ मैं आऊंगा सर आपके पास। इस वक्त टीसीएस के Q4 के नतीजे आ गए हैं। नतीजों के आंकड़े किस तरह से आए हैं ये हम आपको पहले बता दें और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए नतीजे, सबसे पहले जी बिजनेस पर कंसो आए 50,590 करोड़, जबकि अनुमान था 50,580 करोड़ का। तो थोड़ा सा ज़्यादा आया है अनुमान के मुकाबले। कंसो आए 50,580 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले 50,590 करोड़ का कंसो आए। यहाँ पर जो आंकड़ा आया है वो है 10 करोड़ ज़्यादा Q4 में कंसो आए बढ़ी है। इसके अलावा और भी आंकड़े आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। कंसो मुनाफा 9,030 करोड़, ये आंकड़े आपके हैं स्क्रीन पर, जबकि अनुमान था 10,100 करोड़ का। तो अनुमान के मुकाबले जो मुनाफा है उसमें कमी आई है। ये आपकी स्क्रीन पर ताज़ा आंकड़े इस वक्त टीसीएस के नतीजों के हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले नतीजों के डिटेल आंकड़े आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं और मुनाफा 9,769 करोड़ से बढ़कर 9,930 करोड़ Q&Q बेसिस पे ये आंकड़ा है कंसो मुनाफा का। तो ये रिजल्ट की बारीकियां आप देख पा रहे हैं जी बिजनेस पर। अलग अलग आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के आंकड़े इस वक्त टीसीएस के Q4 के नतीजे के आए हैं। तो जी हाँ, टीसीएस Q4 के नतीजों के ताज़ा आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। कंसो आए 50,590 करोड़, जबकि अनुमान था 50,580 करोड़ का। तो अनुमान के मुकाबले 10 करोड़ ज़्यादा कंसो आय का आंकड़ा। ये टीसीएस के Q4 के नतीजे हम आपको बता रहे हैं, जो आंकड़े अभी अभी जारी हुए हैं, अभी अभी आए हैं। इस पर कुछ और डिटेल जानकारी आ रही है जो हम आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, एक बड़ी बात यह है कि Q4 में 22 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान यहां पर कंपनी ने किया है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, 22 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। चलिए हम बात कर रहे थे गोल्ड की। अनुज जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के लिए ट्रेडर को क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में। मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए गोल्ड आप देखें तो $1960 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से अगेन एक नाटो की जो फोर्सेस हैं वो यूक्रेन बॉर्डर पर आती हुई दिखी हैं, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता की बात उठी है। मगर दूसरी तरफ देखें तो इंडिया के अंदर भी करीबन 40 लाख शादियां इस बार हैं और उससे फिजिकल डिमांड बढ़ी है, तो उसकी वजह से हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ही ट्रेड रखना चाहिए। गोल्ड करीबन 52,200 के आसपास मिलता है, 100 रुपये नीचे आता तो खरीदारी का ट्रेड ले। स्टॉप लॉस 51,950 पे रहेगा। टारगेट 52,900 से लेकर 53,000 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $1,980 से लेकर $1,990 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर के अंदर करीबन 66,400 के आसपास खरीदारी करें, 65,800 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 69,000 तक हो सकता है। तो गोल्ड सिल्वर हमें लगता है कि लास्ट वीक भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में थे और इस हफ्ते भी हमें लगता है कि पॉजिटिव साइड में ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड और सिल्वर पे। अच्छा बीरेन जी, कच्चे तेल पर आपका व्यू क्या है सर? क्रूड का मार्केट नीचे जा रहा है। क्रूड में दो दबाव वाली खबरें हैं। एक तरफ डिमांड घटने की आशंका है चीन में लॉकडाउन की वजह से, और दूसरी तरफ अमेरिका और IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बाकी मेंबर अपने रिजर्व से तेल की सप्लाई बढ़ाएंगे। तो क्या कच्चा तेल और नीचे आएगा सर? थोड़ा सप्लाई एक्सपेंशन आ रहा है क्योंकि रिग काउंट बार बार बढ़ रहा है। इसमें 3 वीक से रिग यानी नई ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ रही है। साथ ही साथ चाइना में जो कोविड बढ़ रहा है, थोड़ा एक्सपांड हुआ, तो करीबन 19 सिटी में लॉकडाउन है अभी। और जो इकोनॉमिक्स डेटा वो आया वो काफ़ी सॉफ्ट आया। जो PMI है वो 40 आया, जिसका अनुमान 50 था। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ थोड़ा स्लैक है, डिमांड डिस्ट्रक्शन जिसको बोलेंगे। तो ये देखते हुए शायद ये नीचे जाके 67-68 तक जा सकता है इंडियन टर्म्स में, MCX में। और WTI के हिसाब से शायद ऐसा लग रहा है कि 84-85 तक जाना चाहिए। ओके, ये राय आपकी है कच्चे तेल के ऊपर। लेकिन इंट्राडे में अनुज जी कोई ट्रेड लेना चाहिए? अभी गिरावट तो बढ़ रही है।
मृत्युंजय जी देखिए, मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली के साइड ही आना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो अब ऑलमोस्ट $99 के आसपास भाव आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा बाउंस आता है करीबन 7,350 के आसपास, अगर हम अभी देखें तो क्रूड का भाव करीबन 7,150 चल रहा है, तो 100 से 150 रुपये अगर भाव बढ़ते हैं तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। इवन यहाँ पर मैं एंट्री लेवल थोड़ा रिवाइज करना चाहूँगा, करीबन 7,200 तक भी अगर लेवल आते हैं तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ले। स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं 7,510 का, टारगेट नीचे करीबन 6,900 तक हो सकता है, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। साथ में ऑप्शन कॉल के अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं, करीबन 7,000 का जो पुट ऑप्शन है जो कि करीबन 110-115 के आसपास चल रहा है, वहाँ पर खरीदारी करें। हमें लगता है कि पुट ऑप्शन में 150 से लेकर 180 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो या तो पुट ऑप्शन में खरीदारी करें या फिर क्रूड को 7,250 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर, क्रूड के रशिया और यूक्रेन का क्रूड का इम्पैक्ट खत्म हो गया क्या? क्या डाउन ट्रेंड जारी रहेगा क्या? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं रशिया यूक्रेन के मामलों से। हाँ सर। ठीक बात है, लेकिन बीरेन जी बताइए, रूस यूक्रेन वाला मामला डिस्काउंट हो गया है, कुछ बाकी है कसर अभी? पॉलिटिकल जितने भी रिस्क है मेरे हिसाब से डिस्काउंट हो गए हैं। वैसे अभी बाल्कन जागेगा, रूस और यूक्रेन सो रहा है, तो यहाँ कोसोवो बोस्निया में मैं कुछ देख रहा हूँ थोड़ी हलचल, बट क्रूड का मार्केट डाउनवर्ड हो चुका है। आप ये कह रहे हैं कि क्रूड में गिरावट अब शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट कॉलर रितेश है, पूछिए रितेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सवाल मेरा ये है कि मैंने क्रूड जो है 7,300, पहले तो 7,600 में मैंने लिया था, 7,400 में लिया, फिर 7,200 में मैंने लिया है। अच्छा। एवरेज आउट किया है। सबसे बड़ी चीज जब ब्रेंट क्रूड 110 का भाव था, वहां से 90-99 का भाव भी आया है। तो यहाँ से अभी ट्रेडिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए मुझे क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस कुछ रखें, क्योंकि मेरे पास जो एवरेज मेरा हो गया है 7,600, 7,400, 7,200, तो ये रेंज में लिया हुआ मेरा है क्रूड, तो अभी क्या करना चाहिए? 7,400, 7,600, 7,200, करेक्ट। तो 7,400 का एवरेज हो गया मोटा मोटी आपका। करेक्ट। ओके, तो अनुज जी अब आप जरा बताइए सर, क्योंकि ट्रेड तो इन्होंने लिया है, आप बहुत ही मतलब गंभीरता से आप इनको बताएं कि 7,400 का इनका एवरेज है क्रूड में बाइंग का, और अभी मार्केट आप देखिए 7,150 के आसपास है, तो इनको करना क्या चाहिए? इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अभी? क्या बने रहें, रुके रहें, या कुछ और एवरेज करें नीचे में? क्या करना चाहिए इनको? देखिए, सिंस की अभी जो थोड़ा ट्रेंड है वो डाउन में है, तो जो 7,200 वाला है वो तो ऑलमोस्ट इनका एट कॉस्ट के आसपास आ जाएगा, तो उसे तो निकल जाएं। और जो बाकी इनके 7,400, 7,600 की जो इनकी कॉस्टिंग है, उसमें नीचे करीबन 6,900 के स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर आती जाए निकालते जाए पोजीशन, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है यहाँ पर हमें लगता है कि जो सप्लाई साइड है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि चाइना के अंदर भी अगर देखें तो लॉकडाउन जैसी स्थिति है, तो इनको एग्जिट करने का मौका देखना है। तो 7,200 वाला एट कॉस्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे, वो निकले, ऊपर आए तो उसको आप एग्जिट करें, और अल्टीमेटली 6,900 का एक स्टॉप लॉस जो है ये अपनी ओवरऑल पोजीशन में लगा सकते हैं। ठीक है, रोहित है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा गॉर्सीड और सोयाबीन का सवाल है। सर मैंने गॉर्सीड मई कॉन्ट्रैक्ट 6775 रुपये में बाई किए हैं 5 लॉट। किस भाव पर बाई किया है? 6775, 6775 में 6775 लॉट बाई किए। और सोयाबीन 9,000 हो जाएगा क्या? कब तक होगा 9,000 सोयाबीन? अच्छा, पहले तो गुआर, क्योंकि सोयाबीन तो अभी लिस्ट नहीं है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन बीरेन जी बताएं 6,775 पर बाइंग है इनकी गुआर सीड में, क्या करना चाहिए इनको? करंट लेवल पे मई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बाय करना चाहिए, 3-4 लॉट वो बाय कर सकते हैं। एवरेज बनेगी करीबन 6,350, 6,450 के आसपास की, जिसमें से 50% वो 6,4 के आसपास यानी 200-250 के मुनाफे पे निकाल सकते हैं। 6,200 का जो ये लेवल है वो काफ़ी रॉक सपोर्ट है, ये काफ़ी अहम सपोर्ट आप इसको बोल सकते हो। और मैं जैसे बार बार दोहरा रहा हूँ कि 62-69 इसका फिलहाल का रेंज है। जब 71 ब्रेक करेगा तब नई रेंज खुलेगी। 71 क्या बताया सर आपने? 71 ब्रेक करेगा तब नई रेंज आप देखेंगे इसमें गुआर में। ओके, ठीक है। 62-67 वाले 6100 ब्रेक करेगा, फिर नई रेंज खुलेगी। अच्छा, अब सोयाबीन 9,000 सर जाएगा?
सोयाबीन में अपने पास प्राइस सिग्नल नहीं है। फिजिकल जो ओवरसीज मार्केट है उसको अगर यहाँ डोमेस्टिक में कन्वर्ट करे तो शायद आज के हिसाब से 8200-8400 का भाव होना चाहिए, बट यहाँ फ्यूचर्स बंद है, कोई प्राइस सिग्नल नहीं है। क्या सर, चलिए बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।